30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि और रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। तो 2023-24 में आप पर यानी सभी 12 राशियों पर राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या अच्छे उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। बुद्धिमानी के ग्रह राहु ज्ञान की राशि मीन और बुद्धि के नक्षत्र रेवती में जा रहे हैं। यह रेवती नक्षत्र बहुत बलशाली नक्षत्र है, क्योंकि यह न्याय के देवता शनि देव का जन्म का नक्षत्र है और धन देने वाले ग्रह शुक्र इसी नक्षत्र में उच्च होते हैं। तो कलयुग के राजा राहु का इस नक्षत्र में जाना आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे राशि नक्षत्र परिवर्तन कब से कब तक रहेगा, किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, क्या राहु रेवती नक्षत्र में जाते हैं तो करते हैं और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर एक समान पड़ेगा। इसलिए अपना राशिफल सुनने के अलावा अगर आप यह जान लें कि राहु रेवती नक्षत्र में करते क्या हैं, तो आपको अपने ऊपर होने वाले 2023-24 के प्रभावों को समझने में बहुत सटीकता और आसानी होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिर्फ 2 मिनट का अपना राशिफल सुनने के अलावा भी शुरू के इन हिस्सों को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि सभी 12 राशियों का उपाय जो हैं 5 से 6 वह कॉमन है। इसलिए हर राशिफल के साथ उपाय रिपीट न करके वीडियो के शुरू में ही मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। तो अगर अपना राशिफल सुनने के अलावा विस्तार में यह जानना है कि राहु रेवती नक्षत्र में करते क्या है और उपाय क्या करने चाहिए, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि राहु मीन राशि रेवती नक्षत्र में कब जा रहे हैं। देखिए 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में जाएंगे। इसी दिन वह रेवती नक्षत्र में भी जाएंगे और 8 जुलाई तक वह रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे। तो 30 अक्टूबर को जो 2023 में राहु मीन राशि में जा रहे हैं, वह मई 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। लेकिन इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, इसलिए राहु रेवती नक्षत्र में क्या करेंगे मीन राशि में रहने के अलावा, यह इस वीडियो का विशेष टॉपिक होगा। राहु मीन राशि में जाने पर क्या करते हैं, 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस पर एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है। अभी आप स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उससे आपको अपना राशिफल और अधिक समझने में आसानी होगी। साथ ही उस वीडियो में जो उपाय दिए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर चाहें तो कर सकते हैं। तो फिलहाल रेवती नक्षत्र में राहु का परिणाम क्या होगा, इस पर अभी विशेष विचार करेंगे इस वीडियो में। तो 30 अक्टूबर 2023 से 8 जुलाई 2024 तक राहु इसी रेवती नक्षत्र में रहेंगे। देखिए इस रेवती नक्षत्र में 2-2 चरणों के स्वामी बृहस्पति और शनि होते हैं। तो राशि मीन है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और इसमें वह 2 चरण के स्वामी हैं। साथ साथ यह नक्षत्र चूंकि शनि देव का जन्म नक्षत्र भी है, इसलिए शनि भी 2 चरणों पर अपना अधिकार रखते हैं। किन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, देखिए जिनके भी जन्म समय में राहु या लग्न ही रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है या चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है, उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। जिनकी किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो स्वयं रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है, या दशा स्वामी किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा जो रेवती नक्षत्र में बैठा हो, उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों के भी जीवन में रेवती नक्षत्र से संबंधित कार्य महत्वपूर्ण है या वह उन्हीं कामों को करते हैं, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। रेवती ज्ञान का नक्षत्र है, तो जो लोग भी टीचिंग प्रोफेशन में हैं या फाइन आर्ट्स में हैं, डिप्लोमेसी में हैं, म्यूज़िक में हैं, उन लोगों पर इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। राहु और रेवती नक्षत्र दोनों र से शुरू होते हैं और र राजनीति का भी कारक होता है, तो राजनेताओं पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। ध्यान रखिए, इसी दौरान जब राहु रेवती में होंगे तभी भारत में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राजनेताओं के लिए यह नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, या जो लोग भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, सरकारी पदों पर हैं, उनके लिए भी विशेष प्रभाव पड़ेगा।
तो अब विशेष रूप से यह जानेंगे कि राहु रेवती नक्षत्र में करता क्या है। उससे पहले थोड़ा राहु को समझना जरूरी है। राहु हर तरह के राजयोग को बल देने का काम करता है, यानी कुंडली में अगर राहु मजबूत हो या गोचर में राहु आपकी कुंडली में विशेष स्थानों में जा रहा हो, जैसे 1, 4, 7, 10, 5, 9, 11 कुंडली के इन भावों से गोचर कर रहा हो, तो आपके लिए विशेष शुभ स्थितियां क्रिएट करने में, या अगर कोई राजयोग है कुंडली में, उनको बहुत अधिक बल देने का दम रखता है। तो राहु को इसीलिए हम कलयुग का राजा कहते हैं, यानी सत्ता देनी हो, अधिकार देना हो, धन देना हो, विदेशों से व्यापार देना हो, किसी तरह की कूटनीति में, कमीशन, ब्रोकरेज, सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में सफलता पानी हो, तो राहु अच्छा होना बहुत अधिक जरूरी है। मीन राशि में क्या करता है यह जानना बहुत जरूरी है, तब जानेंगे रेवती नक्षत्र में क्या करता है, फिर उपाय और तब राशिफल। तो सबसे पहले मीन राशि देखिए। मीन राशि जल तत्व की राशि है। ज ल जायते जस्मात लियते यस्मिन, यानी सब कुछ जिससे जन्म लेता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है उसे हम जल कहते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत जल से हुई थी और प्रलय भी जल से आएगी। तो मीन राशि आदि से लेकर अंत तक सब कुछ दिखाती है। कुंडली के 12वें घर की राशि है, काल पुरुष कुंडली के। तो दया, करुणा, ईश्वर प्रेम, हर तरह की सेवा, बीमारी भी, विदेश और व्यापार और खर्च, इन सब चीज़ों को मीन राशि दिखाती है। राहु भी वृद्धि कारक हैं और राहु रोग कारक भी हैं, इसलिए राहु जब 12वें घर में जाते हैं तो वृद्धि करते हैं खर्चों में, विदेश से संबंधों में और बीमारियों में। कनेक्शंस भी जोड़ते हैं, राहु कनेक्शंस के प्लैनेट हैं, इसलिए भी यहाँ कनेक्शंस, जो लोग भी ऐसे काम करते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट्स लेना हो, उनके लिए तो विशेष तौर पर अच्छा योग बनता है। रेवती नक्षत्र को जानते हैं, यह क्या है, राहु इसमें क्या करेंगे, और यह सभी लोगों पर बराबर लागू होगा। रेवती रेवत शब्द से बना है। रेवत का मतलब होता है सुंदर, समझदार, धनी, मृदु और सात्विक, इसीलिए हम इसे मृदु नक्षत्र कहते हैं, यानी सॉफ्ट नक्षत्र। 27 नक्षत्रों में यह अंतिम नक्षत्र है, इसीलिए अंतिम राशि यानी मीन राशि में आता है। कहते हैं अंत में सबको ज्ञान हो जाता है, तो इसीलिए यह ज्ञान का भी नक्षत्र है, मोक्ष का भी नक्षत्र है, क्योंकि अंतिम नक्षत्र है, जीवन के अंत को भी दिखाता है। तो यह मोक्ष के स्वामी भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र कहा जाता है। बलराम जी की पत्नी का नाम भी रेवती था। बड़ा शक्तिशाली नक्षत्र है क्योंकि इसके देवता पूषा हैं। 12 आदित्यों में पूषा भी एक आदित्य माने जाते हैं, इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र में एक श्लोक भी है, खगः पूषा गभस्तिमान। इसलिए कोई भी कार्य अगर शुरू करना हो तो यह आरंभ करने के लिए बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है। किसी तरह का उत्सव मनाना, यानी विवाह करना, गहना खरीदना, गर्भ धारण करना, यह बहुत अच्छा है। तो राहु का कोई संबंध अगर आपकी कुंडली में संतान के घर से या उसके ग्रह से बन रहा है तो यह संतान जन्म के लिए विशेष शुभ समय कहा जा सकता है। आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, बहुत लोग संतान उत्पत्ति के लिए यह एक अच्छा समय माना जाएगा। किसी तरह की नई प्रॉपर्टी परचेज करनी हो, कोई एक्सपेंशन करना हो बिजनेस में, उसके लिए भी यह एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है। देखिए, चूंकि यह जल तत्व का नक्षत्र है इसलिए इसमें एक्सपेंशन का और फ्लो करने का गुण होता है, यानी सब कुछ चलता रहता है। राहु भी तो एक्सपेंशन और फ्लो को ही रिप्रेजेंट करता है। उसका सिंबल धुआं है, धुआं कहीं टिकता नहीं, चलता रहता है, उसे कोई बांध नहीं सकता, जल को भी कोई बांध नहीं सकता। इसी तरह इस रेवती नक्षत्र को कोई रोक कर नहीं रख सकता है। इसीलिए जो लोग भी ऐसे काम करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो, मूवमेंट हो, कनेक्शंस हो, उनके लिए तो यह विशेष तौर पर अच्छा नक्षत्र है। मीडिया के क्षेत्र के जो लोग जुड़े हैं, जहाँ कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है और कॉन्टिन्यूअस नई खबरें चलानी बनानी हैं, सोशल मीडिया भी आजकल कह सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए विशेष शुभ नक्षत्र माना जाता है। ये कुछ चिन्ह इसके हैं, उन्हें आप समझ लीजिए, इससे आपको उपायों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहला इसका चिन्ह है ड्रम, मृदंग, डमरू, इन चीज़ों को, इसलिए यह रिदम को, टाइमिंग को दिखाता है। म्यूजिशियंस के लिए इसलिए मैंने कहा यह एक अच्छा नक्षत्र है। अब इनका उपयोग क्या होगा यह आगे मैं आपको वीडियो में ज़रूर उपाय के समय में बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। पहले
समझ लेते हैं कि चिन्ह हैं क्या। दूसरा चिन्ह क्या है? शंख। अब शंख शुरुआत को माना जाता है, शुभ है। पूजा में हर हिंदू के घर में शंख होता है, शंख बजाकर पूजा की शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म रहते हैं। विश्व पूरा जिनमें एक अणु की तरह समाया हुआ है उन्हें विष्णु कहते हैं। उनके एक हाथ में शंख है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, सागर मंथन से हुई थी, जिससे लक्ष्मी निकली थी। इसलिए लक्ष्मी जी शंख को अपना भाई मानती हैं और पुराण कहते हैं कि विष्णु और लक्ष्मी दोनों ही शंख में रहते हैं। तभी हम जब पूजा में जल भी भगवान को देना होता है तो शंख में जल डाल कर देते हैं। इसी तरह इसकी स्थिति एक गर्भ के समान मानी गई है। जैसे पूरी इस सृष्टि गर्भोधक साई विष्णु के गर्भ में समाई हुई है, इसी तरह एक शिशु भी माता के गर्भ में ही रहता है। इसीलिए यह नक्षत्र संतान जन्म के लिए अच्छा माना जाता है। या अगर इस नक्षत्र का कोई संबंध आपके 5वें संतान के घर से हो तो संतान के लिए आपका होना, आपका करना बहुत शुभ रहेगा। तो इसका प्रयोग क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति आया, पिता पुत्र साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं और अगर ऐसा नक्षत्र है पुत्र से संबंधित तो हम कहते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। इन नक्षत्रों का ऐसे ही प्रयोग किया जाता है मुहूर्त शास्त्र में और कुछ विशेष प्रश्नों का जवाब देने में। खैर, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। शंख की जैसे मैंने उत्पत्ति बताई थी समुद्र मंथन से है, और भागवत पुराण में, महाभारत में और पुराणों में भी, हरिवंश पुराण में भी सर्पों को शंख से जोड़कर रखा गया। तभी महाशंख, शंखचूड़ और शंख विजय, अनंत शंख ऐसे सर्पों के नाम हैं। और हम सब जानते हैं राहु सर्पों के कारक हैं, उनका शरीर ही आधा सर्प का है। और सर्पों के सबसे बड़े देवता कौन है? शेषनाग, वह भी तो जल पर ही रहते हैं। तो इसलिए जल का, शंख का और सर्प का बहुत अधिक विशेष संबंध है। और समुद्र मंथन से भी इसका संबंध है, जिसका संबंध मीन राशि से भी है। तो शंख इसका एक सिंबल हुआ। अब उसका उपयोग क्या करेंगे? प्रयोग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बीमारी हो, धन की समस्या हो, तो कैसे शंख का प्रयोग हमें करना है। तीसरा संबंध और चिन्ह, हाथी। हाथी क्या होता है? हाथी सबसे बड़ा जानवर है एक तरह से, जो हम देख सकते हैं सामने। तो इसलिए यह हर तरह के भार को दिखाता है। टू टॉल, टू डिफिकल्ट टू मिस, करेक्ट। तो पब्लिक गवर्नेंस में जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो लोग किसी तरह के पॉलिसी मेकर हैं, जिनका हमारे जीवन पर, समाज पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, राजनेता हैं, उनका संबंध इस राशि से होता है। हाथी हमेशा झुंड में चलता है, तो इसलिए यह परिवार को भी दिखाता है। रेवती नक्षत्र स्त्रियों के लिए बहुत शुभ नक्षत्र होता है। यह परिवार व ईश्वर को समर्पित होती हैं। और अगर रेवती नक्षत्र की स्त्री से शादी हो जाए तो हम कहते हैं भाग्य भी बहुत चमकता है। तो जीवन साथी चुनते समय अगर आपके नक्षत्र से रेवती का संबंध अच्छा है तो आप लोग जीवन साथी के लिए ज़रूर इस संबंध की स्त्रियों को चुन सकते हैं। जैसा मैंने बताया नक्षत्रों का प्रयोग कहाँ होता है, तो यहाँ होता है नक्षत्रों का प्रयोग। और बिना देखे हुए नक्षत्र के विवाह तो करना ही नहीं चाहिए। तो डेडिकेटेड होती हैं, डिवोटेड होती हैं, लविंग होती हैं, चार्मिंग होती हैं, दे आर टू स्वीट एंड लकी फॉर देयर स्पाउस। तो चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जीवन साथी का चयन करते समय रेवती नक्षत्र शादी विवाह के लिए एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है। वैसे भी विवाह के प्रिंसिपल सिग्निफिकेटर यानी प्रमुख कारक जुपिटर का अपना नक्षत्र है, तो इसलिए भी हम कहते हैं कि यह एक अच्छा नक्षत्र है। और राहु जब रेवती नक्षत्र में जाते हैं तो बहुत सारी शादियां कराने के लिए ये प्रॉम्प्ट करते हैं, यानी विवाह के लिए राहु भी अच्छे माने जाते हैं और रेवती नक्षत्र भी अच्छा माना जाता है। इसका एक और स्वामी होता है, वह है चमेली के फूल में खुशबू होती है, फेस्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, रोमांटिक होता है, ब्यूटी है, फ्रैग्रेंस है। तो चमेली का फूल भी रख सकते हैं आप अपने पास, इसके लिए अच्छा होता है। उत्तम वक्ता होते हैं रेवती नक्षत्र वाले लोग। तो राहु क्या है? राहु समझदारी, चालाकी, इन्हीं चीज़ों को तो दिखाता है। अपने काम की बातें बोलना और समय पर काम निकाल लेना। इसलिए राहु जब रेवती नक्षत्र में जाता है तो जो लोग भी आर्टिकुलेट होते हैं यानी समझदारी से अपनी बातें कहते हैं
वह अपना काम निकाल सकते हैं। मैथमेटिशियंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए, पब्लिक स्फेयर में जो लोग होते हैं, हीलर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाएगा यह गोचर राहु का। इसका जो जन्म का समय होता है वह 50 साल बीत जाने के बाद एक्टिव होता है यह रेवती नक्षत्र। तो जो लोग भी 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनके लिए तो राहु का यह गोचर अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। तो देखिए, क्या सब कुछ अच्छा होगा? नहीं, कुछ समस्याएं आएंगी, फिर उपायों पर बात करेंगे। देखिए, जैसा मैंने कहा था, यह शनि का जन्म नक्षत्र है, तो अपने व्यवहार में शालीनता रखिए। किसी तरह की क्रूरता या चीटिंग करेंगे तो यहाँ राहु बहुत मुश्किल करेगा और शनि भी मुश्किल करेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। यह अंतिम नक्षत्र है तो इसे गंडमूल नक्षत्र भी कहा जाता है। 3 नक्षत्र बुध के गंडमूल होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, और 3 नक्षत्र केतु के मूल माने जाते हैं या गंडमूल नक्षत्र माने जाते हैं, अश्विनी, मघा और मूल। तो यहाँ राहु चूंकि उल्टे चलते हैं, इसलिए वह अश्विनी नक्षत्र से उल्टे चलते हुए रेवती नक्षत्र में अंतिम 27वें नक्षत्र में आ रहे हैं। अश्विनी अग्नि तत्व का नक्षत्र है और रेवती जल तत्व का। तो आग से जल में ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इसको मुश्किल ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि अपोजिट एलिमेंट्स का माइग्रेशन या ट्रांजिशन है। अग्नि अलग एलिमेंट है, जल अलग है, और आग अगर पानी के साथ मिलाएंगे तो धुआं निकलेगा, सफोकेशन होगा। इसलिए हमेशा अति उत्साह से बचें और किसी तरह की हड़बड़ी बिल्कुल नहीं दिखानी है जब यह राहु रेवती नक्षत्र में हो। राहु बहुत बार बहुत अधिक एम्बिशंस को दिखाता है, तो अति उत्साह या बहुत सारे काम एक साथ ले लेना, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, यह जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं इनमें समस्याएं बहुत आ सकती हैं। ऐसा क्यों है? गंड का मतलब संस्कृत में गांठ को बोलते हैं, यानी ज्वाइंट। एक बांस को ले लीजिए जो बहुत लंबा है, अगर उसमें जगह जगह पर ज्वाइंट्स नहीं होंगे तो वह मजबूत नहीं होगा और बहुत लंबा नहीं जा सकता, खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर जाएगा। इसीलिए 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गांठ की तरह गंडमूल बना दिए गए, यानी जगह जगह पर गांठ। तो यहाँ जब आप बांस पर हाथ फिराएंगे तो आप जहाँ गांठ होगी वहाँ आपको अधिक खुरदुरा भी लगेगा और मोटा भी लगेगा, उस जगह से तोड़ना भी बांस को मुश्किल होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि नक्षत्र बुरे हैं, इनका एक सर्टेन पर्पस है, यानी मजबूती के लिए ज्वाइंट्स हैं, नॉट्स हैं। अब हम नॉट को अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, अगर बिना नॉट को अवॉइड किए किसी चीज़ को खड़ा किया तो फिर वह गिर भी जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये इसीलिए यह गंडमूल नक्षत्र टफ ज़रूर होते हैं, लेकिन इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इनके होने पर आपको, या इन ग्रहों से जब कोई नक्षत्र, इन नक्षत्रों से ग्रह गुजरें तो आपको अधिक जोर नहीं लगाना चाहिए, या जिसको कहते हैं कि अनावश्यक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने चाहिए। बहुत लोग जोश में बहुत सारे फ्रंट्स एक साथ खोल लेते हैं, तो यह तकलीफ होती है। तो अब हम उपायों पर चर्चा करते हैं और फिर सभी राशियों का राशिफल देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहला उपाय, शंख रखिए। अब शंख कहाँ रखें, कैसे रखें, उसके भी अलग अलग प्रयोग हैं। देखिए, अगर घर में आपके वास्तु दोष हो रहा है, घर में कलह अशांति हो रही है राहु में के इस नक्षत्र में आने के बाद, तो एक दक्षिणावर्ती शंख, यानी जिसका मुंह राइट विंग हो, उसको आप लेकर अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं और भगवान को इसी शंख में जल डालकर जल दीजिए। अगर आपकी सेहत की समस्या बहुत अधिक आ रही है तो किसी भी चलते पानी में एक छोटा सा शंख गिरा दीजिए, और अपनी जेब में छोटे छोटे, बहुत छोटे वाले शंख भी आप रख सकते हैं। स्पेशली जिन शंख से मोती निकलते हैं, अगर ऐसे मोती आपको मिल जाएं, हालांकि ये बहुत रेयर है, तो उसे अपने धन स्थान में, तिजोरी में रखने से वृद्धि होती है। वैसे भी शंख और कौड़ी हम हमेशा पूजा में लक्ष्मी जी की प्रयोग करते हैं और रखते हैं। किसी तरह का शत्रु विवाद हो रहा हो, यानी कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोर्ट का केस चल रहा हो, झगड़ा हो, तो आप शंख का प्रयोग करें। क्यों? देखिए, शंख कब बजाते हैं? पूजा में तो बजाते ही हैं, लेकिन किसी तरह के युद्ध में भी हम बजाते हैं। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध की शुरुआत शंख बजाकर की थी और उसकी समाप्ति की घोषणा भी
शंख बजाकर ही की। कितने तरह के शंख हैं महाभारत में बताए हैं, जिनके अपने अपने नाम भी हैं। गीता जी के पहले अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक याद कीजिए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। यानी भगवान विष्णु यानी कृष्ण और पांचों पांडवों के शंख के नाम भी दिए हुए हैं। यानी किसी तरह के डिस्प्यूट में हम शंख बजाते हैं, और शंख बजाकर चलने से हमें हमारे काम में भी लाभ होता है। तो किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, शंख बजाकर चलिए, अच्छा रहेगा। शंख के और जो जुड़े प्रयोग मैंने बताए हैं उन्हें भी आप कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चिन्ह और जो मैं बताना भूल गया था वह बता देता हूँ, उपाय में काम आएगा। इस नक्षत्र का एक चिन्ह मछली भी है, तो घर में एक्वेरियम रखिए या मछलियों को दाना चारा खिलाते रहिए। इससे भी राहु भी प्रसन्न होता है, क्योंकि राहु भी मछलियों की सेवा से प्रसन्न होता है और इससे लाभ भी होता है। इस नक्षत्र में जब तक राहु हैं, जिनका राहु बहुत एक्टिव है या उनसे लाभ चाहिए, तो कृपया मछली का भोजन न करें, इससे नुकसान होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जैसा मैंने कहा था, नदी तालाब के पास रहें अगर आप वहाँ हैं, या नहीं रहते हैं तो आते जाते रहिए, इससे भी यह नक्षत्र एक्टिवेट होता है। साथ में शंख बजाने के लिए मैंने कहा, अंत में एक उपाय चमेली का प्रयोग करें, तो यह आपके लिए एक अच्छा परिणाम देने वाला उपाय रहेगा। 4-5 उपाय जो मैंने आपको बताए वह कर सकते हैं। एक अंतिम उपाय और जो मैंने बताया था कि हाथी भी इसका सिंबल है। अभी आप जो चित्र देख रहे हैं, यह मैंने 2 हाथी रखे हैं अपने घर में। इनकी सूंड ऐसी ही होनी चाहिए। इसे आप अपने घर में रख सकते हैं एंट्री स्पेस में, तो अच्छा माना जाता है, यह शुभ होता है। यह नक्षत्र एक्टिवेट होता है, राहु की कृपा बनी रहती है। तो इतने सारे उपाय भी हो गए, राहु इस नक्षत्र में क्या करेगा यह भी हो गए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी 12 राशियों का राशिफल। एक एक करके मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए राहु आपके 12वें घर से गोचर करेंगे और रेवती नक्षत्र से। तो 12वां घर विदेश को और खर्च को दिखाता है, डिस्प्यूट्स को भी दिखाता है, बीमारियों को भी दिखाता है। और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जो मेष राशि वाले लोगों के लिए उनके तीसरे व छठे यानी बीमारियों डिस्प्यूट के घर के स्वामी बनते हैं, ट्रैवल के भी। तो राहु खुद अनस्टेबल प्लैनेट है, ट्रैवल को दिखाता है, स्पेशली फॉरेन ट्रैवल को। और आपकी कुंडली में 3rd हाउस के मालिक यानी ट्रैवल के घर के स्वामी के नक्षत्र में जा रहा है, तो ट्रैवल्स बहुत सारी इनिशिएट करेगा, तो यात्राएं आपकी बहुत बढ़ जाएंगी। अगर आपकी अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में राहु का कोई संबंध कर्म स्थान से बनता है, तो 2 उपाय मिलेंगे, यानी 2 परिणाम मिलेंगे। अगर अच्छा है आपकी स्वयं की कुंडली में राहु, तो किसी बड़ी कंपनी में या फॉरेन कंपनी में भी जॉब मिल सकती है, या जो लोग फॉरेन पोस्टिंग चाहते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, तो फिर नौकरी में अचानक ट्रांसफर हो जाएगा, स्थान परिवर्तन। यह परिणाम भी मिलेंगे अगर आपकी कुंडली में राहु और बुध का संबंध 4थे घर से हुआ, तो यह परिणाम निश्चित तौर पर मिलेंगे। अच्छा या बुरा वह आपकी स्वयं की कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी कुंडली का विचार जरूर कीजिए। गोचर देखने के साथ, गोचर करोड़ों लोगों पर एक साथ एक्टिव होता है। जिन लोगों की कुंडली में अच्छा होता है उन्हें अच्छे परिणाम मिलते हैं, जिनके लिए बुरा होता है उनमें बुरे परिणाम मिलते हैं। इसीलिए मैं 2 तरह के परिणाम बताता हूँ, यानी कोई भी ग्रह जहाँ से जाता है वहाँ कुछ अच्छा करता है, वहाँ कुछ बुरा भी करता है, और कुछ कॉमन रिजल्ट्स तो देता ही है। तो अच्छा बुरा दोनों यहाँ राहु दे रहे हैं। स्पेशली बुध के नक्षत्र में है, वाणी को दिखाता है, 3rd हाउस कम्युनिकेशन को होता है। कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, कुछ भी चीज अप्रिय अशुभ किसी को बोले नहीं, नहीं तो आपका नुकसान करा सकता है। तो यहाँ राहु अगर जाएंगे तो क्या उपाय करने चाहिए, वह वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है। वृष राशि वाले लोगों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत शुभ होने वाला है। देखिए, राहु आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे, जो कनेक्शंस को दिखाता है। राहु एस्पिरेशनल प्लैनेट है, यानी इच्छाओं के ग्रह हैं, और 11वां घर कनेक्शंस का है। राहु स्वयं भी कनेक्शंस जोड़ने में उत्सुक रहते हैं, यानी यह किसी भी तरह के
कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, कमीशन, ब्रोकरेज, सेल्स मार्केटिंग, पब्लिक डिस्कोर्स, इन्हीं चीज़ों के तो डिनोटर हैं। यानी जहाँ भी विस्तार करने का मौका मिल गया वहाँ राहु स्वयं घुस जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। जहाँ भी अपना काम निकालने का मौका मिल गया वहाँ राहु बड़ी चतुराई से अपना काम निकाल लेंगे। और 11वां भाव हमारे कनेक्शंस को दिखाता है, दोस्तों को दिखाता है, सोशल लाइफ को दिखाता है। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए सोशल लाइफ में आगे बढ़ने के बड़े सारे मौके मिलेंगे। 11वां भाव इनकम का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, तो इनकम बहुत बढ़ाएंगे यहाँ राहु आएंगे तो। खास तौर पर जिनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम है या किसी तरह के ठेके लेने का काम है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सब के लिए यहाँ अच्छा है। और भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं बुध के, वह आपके दूसरे और 5वें घर के स्वामी बनते हैं बुध, यानी दोनों धन भाव के स्वामी हैं। अच्छा है, तो धन की वृद्धि करेंगे। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए एक बड़ा यूनिक सा प्लेसमेंट यहाँ बन रहा है कि राहु एक तो 11वें शुभ घर में जहाँ वह बहुत पैसा देते हैं, दूसरा राहु आपकी राशि के स्वामी शुक्र के दोस्त, और बुध के भी दोस्त राहु, और शुक्र भी बुध का दोस्त। तो राहु शुक्र बुध ये जो तीनों दोस्त हैं, इन तीनों का संबंध ही बन रहा है आपकी कुंडली में अच्छे घर से। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवल होगा बहुत सारा, जितना भाग सकें भाग लीजिए। आपके लिए पैसे कमाने का समय आ चुका है। इस समय जितना आप कम दौड़ेंगे, आप भविष्य में बाद में सोचेंगे कि मैंने उस समय अधिक मेहनत क्यों नहीं की। तो राहु का संदेश है, बहुत एक्सपेंशन कीजिए, बहुत भागिए और मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर गुड टाइम्स। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करेंगे तो आपको अपने शुभ परिणाम में और वृद्धि मिलेगी। मिथुन राशि के लिए राहु का स्थान परिवर्तन आपके 10वें भाव से हो रहा है, और 10वां कर्म का भाव है जहां वह मीन राशि में जा रहे हैं। 10वें भाव में राहु को एक्सपेंशन का बहुत मिलता है मौका, क्योंकि 10वां भाव कर्म का है। राहु कर गुजरने वाला प्लैनेट है, यानी जो ठान लेता है वह कर लेता है, लेकिन राहु के पास सिर्फ सर है, तो आइडियाज का प्लैनेट है। खुद से कुछ भी चीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसको एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे ग्रहों की जरूरत पड़ती है। यही यहाँ आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है, क्योंकि राहु रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। रेवती का स्वामी बुध, जो आपकी राशि का स्वामी, यानी राहु को अब एक शरीर मिल जाएगा। जो आइडियाज उसके पास हैं उसको एक व्हीकल मिल गया एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए मिथुन और कन्या राशि वाले लोगों के लिए राहु का नक्षत्र गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि राशि स्वामी के नक्षत्र में जा रहा है, जिसका वह दोस्त भी है, बुध का दोस्त है राहु। और कर्म भाव में राहु बहुत मजबूत माने जाते हैं, 10वें और 11वें भाव में, क्योंकि राहु आदमी को संसार में सबसे ऊपर बिठाना चाहते हैं। अमृत की तलाश में निकला था राहु, इसलिए उसको एम्बिशन बहुत हाई है। 10वां घर तो सोशल स्टेटस का है, एम्बिशन का है, जो हम कर्म करके अचीव करते हैं, यानी अपनी मेहनत से। इसलिए आपके लिए यहाँ राहु का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। राशि स्वामी और कुंडली के चौथे भाव के स्वामी, जहां से हम सुख का विचार करते हैं, उनका स्वामी है राहु, अच्छे नक्षत्र में जा रहा है। राहु यानी कि बुध। और क्योंकि आपके चौथे घर में कन्या राशि आती है, तो कन्या राशि को राहु को ऑप्ट करते हैं, यानी सह स्वामी है, को लॉर्ड है बुध के साथ। महर्षि पराशर ने कन्या राशि के 2 स्वामी बताए, मुख्य रूप से बुध और सेकेंडरी राहु भी है। इसलिए राहु अपनी राशि को देखेंगे, अच्छे परिणाम देंगे। मित्र के नक्षत्र में जाएंगे, अच्छे परिणाम देंगे। कर्म स्थान से गुजरेंगे, काम को बहुत ऊंचा उठाएंगे। तो मिथुन राशि वाले लोगों, आपके लिए बहुत अधिक अच्छी संभावनाएं राहु लेकर आ रहे हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतना ग्रो करेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए और अधिक ग्रो करेंगे। कर्क राशि के लिए राहु का गोचर आपके 9वें भाग्य भाव से हो रहा है, जहां से हम सुदूर देश की यात्रा और हायर एजुकेशन का भी विचार करते हैं। यहाँ राहु 12वें घर के आपके स्वामी बुध के नक्षत्र से गुजरेंगे। 12वां घर भी विदेश जाने, बीमारियों पर पैसा खर्च करने और मानसिक चिंता को दिखाता है। तो यह सारी चीजें आपके साथ आने वाली हैं। जो फॉरेन जाना चाहते हैं, स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, लंबी यात्रा करना चाहते हैं, अपना घर बदलना चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, देश बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बदलाव तो प्रकृति का नियम है और राहु इस नियम को
पूर्ति देने वाले ग्रह हैं, यानी राहु बदलाव के कारक होते हैं, वो स्थिर एक जगह कहीं भी रुकते नहीं। तो राहु इज द हार्बिंजर ऑफ चेंज, नाउ द टाइम फॉर चेंज हैज कम। तो लंबी यात्राएं होने के पूरे आसार दिखते हैं, नौकरी में परिवर्तन होने के आसार दिखते हैं। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो आपको अच्छे परिणाम कुछ जरूर मिलेंगे, यानी जॉब में चेंज होगी लेकिन अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर यह समझिए कि राहु आपके 12th हाउस के स्वामी के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो नुकसान को और तकलीफों को दिखाता है। तो परेशानियां बढ़ने वाली हैं। कर्क राशि के लोगों के लिए राहु का वैसे भी नवा गोचर बहुत मामलों में बहुत शुभ नहीं माना जाता है। राहु धर्म विरोधी ग्रह कहे गए हैं और नवा भाव धर्म का भाव है, इसलिए धर्म से जुड़े रहिए। कहते हैं जब नवें भाव में कोई पाप ग्रह गुजरे तो उस समय अधिक धार्मिक बनना चाहिए, और भगवान गीता में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म का पोषण करिए तो आपके लिए भी पारितोषिक मिलेगा, उसका अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पर राहु बहुत तरह के चेंजेस लाइफ में दिखा रहा है। अधिकारियों से, अपने सीनियर्स से, फादर फिगर से आपको डिस्प्यूट हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर बहुत अधिक संयम नियंत्रण रखिए। यहाँ से राहु संतान को भी कुछ कष्ट दिखा रहा है। तो कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए जैसे बहुत अच्छा था, वैसे कर्क राशि के लिए समस्याएं अधिक बढ़ा रहा है राहु, क्योंकि नवें भाव से राहु का गोचर बहुत अच्छे नहीं माना जाता है। इसकी 5वीं दृष्टि सीधे आपकी राशि के ऊपर आती है, यानी कर्क के ऊपर, जिसके स्वामी चंद्रमा है, जिनसे राहु का संबंध वैर का है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को मानसिक चिंता बढ़ेगी और बहुत तरह का कंफ्यूजन होगा, डायलेमा क्रिएट करेगा राहु। राहु भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं, समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि के लिए राहु का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है, जो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें राहत की बात यह रहेगी कि राहु जब तक इस मीन राशि में रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे तब तक आपको संभाले रहेंगे स्थितियों को। यानी राहु रेवती में जा रहे हैं, जिसके स्वामी बुध, वो आपके दोनों धन भाव के स्वामी हैं, और 8वें भाव में बैठे हुए हैं राहु। राहु 8वें भाव में अचानक धन देते हैं या धन लेते हैं। तो जब तक बुध के नक्षत्र में रहेंगे, जो आपके दोनों धन भाव के स्वामी हैं, और आपकी स्वयं की कुंडली में अगर राहु और बुध की कंडीशन अच्छी है तो आपको अचानक धन लाभ कराएंगे। शेयर से हो सकता है, किसी तरह का सडन विंडफॉल गेन हो सकता है, आपके लिए कोई वसीयत हो सकती है, इनहेरिटेंस मिल सकती है, प्रॉपर्टी एक्विजिशन हो सकता है ऑल ऑफ ए सडन। बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी मार्केट में हैं उनके लिए कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लेने का या स्ट्रेस प्रॉपर्टी लेने का अच्छा समय है, यानी जो बहुत महंगी प्रॉपर्टी है किसी वजह से सस्ते दामों पर जा रही है, जैसे कोई बाहर जा रहा है, अपना घर बेच के जाना है, अचानक ऐसे मौके आपके सामने आएंगे, आप निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। लेकिन अगर आपकी स्वयं की कुंडली में राहु बुध अच्छा नहीं है तो किसी तरह के नी जर्क इन्वेस्टमेंट से आप बचिए, नहीं तो धन का नुकसान कराएंगे। यहाँ राहु सेहत की भी तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए दूसरे भाव से, वाणी भाव से, और स्पेशली एसोफेगस के जो रास्ते हैं बॉडी में, यानी श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, यहाँ जो हवा जाने का शरीर में माध्यम है, यानी नाक और मुंह, वहां से आपको तकलीफ बढ़ सकती है। राहु वायु तत्व के कारक भी माने जाते हैं, और राहु बहुत बार पेट में गैस की समस्याएं या मुंह में छाले या किसी तरह के प्रॉब्लम्स लंग्स से संबंधित देते हुए देखे गए हैं। तो आपको इन बीमारियों से बहुत सावधान सचेत रहना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप करेंगे तो राहत रहेगी। कन्या राशि के लिए राहु का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है और आपकी राशि के स्वामी बुध के नक्षत्र रेवती से ही हो रहा है। तो एक तो राहु केंद्र स्थान से गोचर करेंगे, राजयोग करेंगे, क्योंकि जब केंद्र से गोचर करते हैं और केंद्र से संबंधित किसी ग्रह की राशि या नक्षत्र से गोचर करते हैं तो राहु उस समय बहुत बड़े राजयोग बनाते हैं। तो राहु बुध की राशि से गोचर कर रहे हैं, जो आपकी राशि के स्वामी है, और केंद्र स्थान से गोचर कर रहे हैं। आप स्वयं की कुंडली में विचार कीजिए, अगर आपकी कुंडली में राहु और बुध अच्छे हैं तो इस समय आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। स्पेशली जो लोग भी बिजनेस करते हैं, स्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। किसी तरह का सेल्स एंड मार्केटिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का या कॉन्ट्रैक्ट्स का बिजनेस करते हैं,
उनके लिए आगे बढ़ने के बड़े मौके मिलेंगे। इस समय आपका जनरल एम्बिशन लाइफ में बहुत एक्सेंटुएटेड रहेगा, यानी आपके मन में उत्साह और आगे बढ़ने का विश्वास बहुत अधिक बढ़ा रहेगा और आपकी संयम की सीमाएं टूटती रहेंगी, यानी आप बहुत अधिक उत्साह में रहेंगे। यहीं से आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि राशि के ऊपर तो केतु आ रहे हैं, तो केतु बहुत बार कंफ्यूजन करते हैं। तो टू मच ऑफ ए गुड थिंग इज ए वेरी बैड थिंग। राहु तो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन केतु उन्हें चूज करने में आपको परेशानी देंगे। यानी राहु जब केतु से हमेशा अपोजिट रहते हैं, केतु राशि के ऊपर आते हैं तो हमेशा मन में कंफ्यूजन देते हैं। तो राहु आपको इतने अधिक ऑप्शंस दे देंगे कि केतु वहां उन ऑप्शंस में चूज करने में आपको कंफ्यूजन देंगे। यही आपके लिए एक पिटफॉल हो सकता है, या आपके लिए एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है रिश्तों को लेकर, खासतौर पर दाम्पत्य जीवन में। तो आपको सतर्क रहना चाहिए। बाकी वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए, अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन हो रहा है। तुला राशि के लिए राहु का गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है और वह आपके भाग्य के स्वामी बुध के नक्षत्र से गोचर करेंगे। सभी राशियों में मिथुन, कन्या और तुला के लिए राहु का गोचर बहुत ही अधिक अच्छे परिणाम दे रहा है। राहु एक तो छठे भाव को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि छठा भाव होता ही है लड़ाई भिड़ाई का, कॉम्पिटिशन्स का। राहु दैत्यों की सेना के सेनापति हैं, इसलिए उन्हें वैर विरोध लड़ाई झगड़े से कोई परहेज नहीं है। वह कट थ्रोट कंपटीशन में बहुत विश्वास रखते हैं। यहाँ वह बहुत अधिक चतुराई देते हैं, अपना काम कैसे निकाला जाए डिप्लोमेसी के थ्रू, यानी बिना कुछ नुकसान किए हुए अपना भी और दूसरों का भी कैसे अपना काम बना लिया जाए, यही बुद्धि राहु देते हैं। या अगर नुकसान हो भी तो अपना नहीं हो, यह बुद्धि राहु देते हैं। इसलिए छठे घर के राहु बहुत अच्छे कहे गए हैं और डिस्प्यूट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट माने जाते हैं। यानी किसी तरह के ऐसे क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं जहां दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है और उन्हें सॉल्व करना है, तो यह बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा। तो इसीलिए छठे घर के राहु वकीलों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। लीगल प्रोफेशन के लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छा है। और किसी तरह का अगर विदेश से व्यापार है तो उसको भी राहु बहुत प्रमोट करते हैं, क्योंकि आपका यहाँ से राहु की 7वीं दृष्टि सीधे विदेश भाव पे जाती है। राहु जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, उन दोनों जगहों को एक्सपैंड करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, मल्टी सिटी बिजनेस करना चाहते हैं, मल्टी स्टेट या मल्टी नेशनल, उन सब के लिए व्यापार में एक्सपेंशन का समय आ चुका है। या जो जॉब करते हैं उनके लिए नौकरी बदलने का या दूर कहीं जाकर नई और अच्छी नौकरी पाने का समय दिख रहा है। देखिए, राहु बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो आपकी भाग्य भाव के स्वामी हैं ही, विदेश भाव के भी स्वामी हैं, और बुध मित्र हैं राहु के, और आपकी राशि के स्वामी शुक्र के भी मित्र हैं, दोनों राहु और बुध। तो एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें राहु मित्र की राशि के लिए छठे भाव से जा रहे हैं, शुक्र के लिए बहुत अच्छा है, और मित्र के नक्षत्र से जा रहे हैं। तो भाग्य आपको बहुत साथ देगा। केतु का भी इस समय गोचर बहुत अच्छा है। नॉर्मली राहु केतु दोनों किसी को एक साथ अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। एक ही एक्सेप्शन है, जब राहु छठा हो और केतु 12वां हो तो दोनों ही अच्छा परिणाम देने लगते हैं। फिर भी केतु 12वें घर में कुछ खर्चे अधिक जरूर बढ़ाता है। तो खर्च बढ़ेगा, लेकिन भगवान की तरफ मन भी जाएगा। धार्मिक प्रदेशों की भी यात्रा होगी, विदेश की तो यात्रा है ही है। तो मंदिर जाते रहिए, गुरु की सेवा करते रहिए, और विदेश से व्यापार अगर मौका मिलता है उसे दोनों हाथों से लपक लीजिए। यहाँ का राहु आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है। इन्हें और अगर बढ़ाना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए राहु का गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है। राहु 5वें भाव में बड़ी यूनिक बुद्धि देता है, यूनिक आइडियाज देता है, यानी लीक से हटकर कुछ नया इनोवेटिव आइडिया। तो कुछ भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं जो अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया है, या इनिशिएटर हैं, किसी भी चीज़ में स्टार्टअप करना चाहते हैं, यह बहुत अच्छा है। तो आपके आइडियाज़ की वजह से अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, इंक्यूबेटर्स हैं आपके पास, तो बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़िए। राहु आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद देंगे। यहाँ से राहु आपको 5वीं दृष्टि से भाग्य को देखते हैं, तो नई जगह में जाकर अगर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
स्पेशली राहु यहाँ बुध के नक्षत्र रेवती से चल रहे हैं। तो बुध आपके 8वें घर के स्वामी हैं। 8वां घर हमेशा नई जगह, नई शुरुआत और स्टेटस को तोड़ने वाला होता है। इसलिए 8वें घर के स्वामी के नक्षत्र से जब कोई भी ग्रह चले और उसका कोई संबंध आपके कर्म से हो, तो नौकरी या काम में बदलाव हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और बुध का कोई भी संबंध आपके कर्म स्थान से बन रहा है, तो नौकरी में चेंज होने का समय है, या कोई नया बिजनेस है उसको शुरू करने का यह समय है। फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि राहु बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं जो आपके 11वें घर के भी यानी इनकम के घर के भी स्वामी हैं। तो आपको बहुत सारे नए मित्रों का साथ मिलेगा, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, उनसे आपको फायदा होगा। लेकिन अचानक की समस्याएं राहु जरूर देंगे, संतान पक्ष को तकलीफ देंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। अगर कोई थीसिस लिख रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो अच्छा है। कंपटीशन में स्टूडेंट्स को सफलता मिल जाएगी। फिर भी कुछ भ्रम की स्थिति जरूर राहु बना कर रखेंगे, क्योंकि राहु राशि को देखेंगे और मंगल की राशि है आपकी, जिसके मित्र राहु नहीं है। तो मन में चिंताएं, भ्रम और दिमाग में बहुत तरह के ख्याल आते रहना और किसी भी चीज पर स्थिरता का नहीं होना मन में, यह आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें कर लीजिए, राहत मिलेगी। धनु राशि के लिए राहु आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे और 7वें भाव के स्वामी बुध के नक्षत्र से गोचर करेंगे, यानी विवाह के घर के स्वामी के नक्षत्र से। तो विवाह करने के लिए बहुत अच्छा समय है। परिवार की वृद्धि करिए, अच्छा योग बन रहा है। चौथा घर वैसे भी परिवार को दिखाता है, 7वां घर विवाह को दिखाता है। राहु एक्सपेंशन के प्लैनेट है, यानी जहां भी बैठते हैं और जिस जगह के नक्षत्र से जाते हैं, उन सब चीजों को एक्सपैंड करते हैं। तो बहुत सारे धनु राशि वाले लोगों के लिए विवाह के बड़े अच्छे अवसर आएंगे, विशेष तौर पर जब राहु आपकी राशि में उनका कोई संबंध अपनी कुंडली में कहीं 7वें घर से बन रहा है या दूसरे घर से बन रहा है, तो विवाह का जरूर मौका आएगा। तो जिन लोगों की भी शादी बहुत समय से अटकी हुई है, या कोई कोर्टशिप बहुत लंबे समय से चल रही है, रोमांटिक लिएजन चल रहा है, तो उन सब के लिए इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने का, यानी फॉर्मली टाई द नॉट, इसके लिए अच्छा समय है। तो बहुत सारे धनु राशि वाले लोगों की मन की इच्छा पूरी होगी, परिवार की शुरुआत होगी। अच्छा समय कहा जा सकता है। राहु जहां बैठते हैं उस जगह की एस्पिरेशन लेते हैं, यानी इच्छाओं में वृद्धि करते हैं। चौथा घर संपत्ति का है, तो किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। राहु बड़े राजयोग बना रहे हैं अभी धनु राशि वाले लोगों के लिए। देखिए, राहु का नियम है, राहु जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के नक्षत्र में चलते हैं, अगर कुंडली के अच्छे घरों के स्वामी हों, तो राहु बड़ा राजयोग बनाते हैं, अगर वह स्वयं कुंडली में अच्छे घर में जाए। इस नियम को यहाँ लगाते हैं तो राहु मीन राशि में जा रहे हैं, जो स्वयं आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की राशि है। राहु रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, जो आपकी कुंडली के चौथे और 7वें केंद्र भावों के स्वामी हैं, और राहु के मित्र भी हैं। और राहु भी चौथे शुभ केंद्र स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो राहु आपके लिए बहुत सारे मन में इच्छाएं बढ़ाएंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। नया घर बनेगा। हाँ, काम को लेके कुछ कंफ्यूजन जरूर रहेगा, यानी इतने सारे मौके आपको राहु देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या चुनूं और क्या छोड़ूं। तो राहु के राजयोग अभी आपको मिलने वाले हैं बहुत सारी धनु राशि के लोगों के लिए। अपनी स्वयं की कुंडली जरूर देखिए कैसी है, उसके हिसाब से ही आपको राहु के फल कम अच्छे मिलने हैं या बहुत अधिक, यह डिसाइड होंगे। अच्छे तो मिलने हैं, यह तो बात पक्की है। तो अच्छा समय है, इसको एंजॉय कीजिए। हालांकि चौथे घर में राहु मन में बहुत बार भ्रम भी देते हैं, तो भ्रम से बचिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कर लीजिए। मकर राशि के लिए राहु का गोचर तीसरे घर से हो रहा है। तीसरा घर राहु को बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि तीसरा घर शुरुआत को दिखाता है, इनिशिएटिव्स को दिखाता है, और राहु इनिशिएटिव के प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत बंट रहा था, तो राहु को बोला गया, यानी सभी राक्षसों, दानवों को, असुरों को, कि एक जगह बैठो। राहु ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है बैठा रह जाऊंगा तो अमृत बट जाएगा। इसलिए राहु ड्राइव या इनिशिएटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा घर हमारे हाथों को दिखाता है, जिनसे हम काम की शुरुआत करते हैं। इसलिए तीसरा घर राहु को बहुत अधिक पसंद है। तो कोई नया स्टार्टअप अगर है आपके पास, कोई आइडिया इनक्यूबेटर में है,
उसको सामने लाने का समय दुनिया के आ चुका है आपको। अच्छा है, जो लोग भी मीडिया में हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, सोशल लाइफ में हैं, सिनेमा में हैं, टीवी में हैं, उनके लिए तो इससे अच्छा समय आ ही नहीं सकता है, क्योंकि राहु बुध के नक्षत्र में है और तीसरे घर में बैठा है जो कम्युनिकेशन को दिखाता है। बुध स्वयं कम्युनिकेशन का मालिक ग्रह है। तो कम्युनिकेशन बहुत हाइटेंड हो जाएगा, यानी आप जो भी कुछ कहेंगे लोग उसे हाथों हाथ लपकेंगे, यानी आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। तो यहाँ से राहु का अच्छे परिणाम मकर राशि वाले लोगों को मिल रहे हैं। साढ़े साती चल रही है, उसमें राहु का ऐसा गोचर आपके लिए अच्छा है। हालांकि राहु छठे घर के स्वामी बुध के नक्षत्र में भी जा रहे हैं, तो किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, बट आप डेफ्टली उसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि तीसरे घर का राहु सहज बुद्धि देता है समस्याओं से बाहर आने की। इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा परिवर्तन होने वाला है। फिर भी जब यहाँ राहु शनि के भी 2 चरण होते हैं इस मीन राशि में, तो समझदारी से आपको रहना चाहिए, क्योंकि साढ़े साती चल रही है। तो हड़बड़ी में कुछ काम न करें और मिसकम्युनिकेशन से बचें। अगर आपने इन 2 चीज़ों का विचार रखा और वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए उन्हें किया, तो यह परिवर्तन अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के लिए राहु का गोचर दूसरे भाव से हो रहा है और वह मिले-जुले आपको परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि वह बुध के रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे। अब बुध वैसे तो आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं, 5वें अच्छे धन भाव के स्वामी बनते हैं और 8वें समस्याओं के घर के भी स्वामी बनते हैं। तो बुध आपकी कुंडली में मैंडेट उनका मिक्स्ड है। ऐसे में राहु का बुध के नक्षत्र में जाना मिक्स्ड रिजल्ट्स ही देगा। अगर आपकी कुंडली में राहु और बुध की स्थिति अच्छी है, तो अब अच्छे परिणाम बताता हूँ। देखिए, दूसरे घर का राहु आदमी को ऐसी बुद्धि देता है जिससे वह अपने काम का एक्सपेंशन कर सके, परिवार को सुख दे सके, आगे जीवन में बढ़ सके। तो बहुत सारे लोग जो कम्युनिकेशन के इंडस्ट्री में हैं, ट्रैवल में हैं, फूड में हैं, फैशन में हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। कोई नया एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस नया चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कूदना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। क्योंकि 8वें घर से परिवर्तन को देखते हैं, तो 8वें घर के नक्षत्र में जाएंगे तो परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। खर्चे आपके बढ़ाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको बाद में अच्छे परिणाम बनकर आएंगे। लेकिन अगर आपकी स्वयं की कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, बुध अच्छा नहीं है, तो आप मिस कम्युनिकेशन की वजह से अपना नुकसान करेंगे या मिस एडवेंचर करेंगे आप फाइनेंशियल मार्केट में। यानी अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट से, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, तो आप इम्पल्सिव और रॉन्ग डिसीजंस लेंगे, जिससे आपका धन नाश हो सकता है। सावधानी रखिए। दूसरे घर का राहु हमेशा आदमी की जबान में तीखापन देता है या बहुत ज़्यादा चतुराई करके अपने काम निकालने की जो टेंडेंसी देता है, उससे व्यक्ति एक्सपोज हो जाता है। तो सावधान रहिए। पाप ग्रह अगर दूसरे घर से गोचर करें बैठें, तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह बोला हुआ झूठ रोग के रूप में और झगड़े के रूप में वापस आता है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, जो कर्म करें वह वापस जरूर आता है। और भगवान गीता में कहते हैं, कर्मण्यो गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी विस्तृत और बहुत गूढ़ है। कौन सा कर्म कौन सा रूप लेकर वापस आए, ये हम कह नहीं सकते। दूसरे घर में राहु जब जाते हैं, झूठ बोले तो बीमारी बन के वापस आते हैं। दूसरों को चीट करने की कोशिश करें तो हमारा धन नाश के रूप में कर्म वापस आता है। इन 2 चीज़ों से बचिए। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी कुंडली का विचार ज़रूर कीजिए गोचर के साथ। एक ही रिजल्ट सबको एक जैसे ही नहीं मिलेंगे। गोचर तो करोड़ों लोगों पर एक साथ एप्लीकेबल होता है। आपकी अपनी कुंडली में अच्छा वाला परिणाम अधिक मिलेगा या बुरा वाला, यह तो कुंडली के साथ-साथ देखते रहिए। और शनि की साढ़े साती तो चल ही रही है, तो काम धंधे में परिवर्तन निश्चित तौर पे है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। मीन राशि के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। आप लोगों की शनि की साढ़े साती शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां और बदलाव आपको दिखने शुरू हो चुके होंगे। यहाँ राहु राशि के ऊपर आया हुआ है और 18 महीने चलेगा, तो आपको मन में इच्छाएं बहुत अधिक होंगी और वो इच्छाएं बदलाव की तरफ ले जाएंगी आपको, क्योंकि राहु स्टेटस को ब्रेक करने वाला प्लैनेट है। यानी जैसा है वैसा ही चलता रहे, यह राहु को पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत बट रहा था, तो
दानवों, असुरों, राक्षसों को कहा गया तुम एक पंक्ति में बस बैठे रहो, अमृत तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन राहु ने कहा यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, अमृत तब तक बंट जाएगा। तो वह वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और अमृत पी लिया। इसलिए राहु स्टेटस को ब्रेक करता है, उसे जैसा चल रहा है वैसे ही चलते देते रहना पसंद नहीं है। तो यहाँ यही होने वाला है। शनि की 7.5 बदलाव लेकर आती है। राहु राशि के ऊपर आ चुके हैं, बदलाव निश्चित तौर पर आपको प्रेरित करेंगे। अब आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। देखिए, राहु वैसे आपको यहाँ अच्छा परिणाम देना चाहते हैं, क्योंकि वह रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, जो आपके अच्छे भाव के स्वामी हैं। बुध जो उसके स्वामी बनते हैं, आपके चौथे 7वें घर के स्वामी हैं, और राहु के मित्र भी हैं। तो राहु का एक नियम है, अगर वह अपने दोस्त के नक्षत्र से गोचर करें शुभ शुभ भाव से, अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि 7.5 शुरू हो चुकी है और आपकी अपनी स्वयं की कुंडली में अगर राहु की स्थिति अच्छी है, बुध की भी अच्छी है, तो आपको अच्छे परिणाम बहुत अधिक मिलेंगे। लेकिन अगर इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो राहु भ्रम कर देंगे, यानी आपके सामने परिस्थितियां अच्छी आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे और उन्हें चूज ही नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। इस चीज से बचिए, आपको अपनी कुंडली का विचार जरूर रखना है। साथ में चूंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो बहुत सारे लोग जिनकी जीवन की शनि की दूसरी 7.5 चल रही है, उनके जीवन में काम को लेके ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी जॉब वाले बिजनेस में चले जाएंगे, बिजनेस वाले जॉब में आ जाएंगे, इतने बड़े लेवल का बदलाव आएगा। अब आपके लिए यह बदलाव अगले साल 2024 में बहुत अधिक होने वाले हैं। इंस्टिगेट कर रहा है राहु यहाँ ऑलरेडी। तो राहु परिवर्तन की बयार बनकर आया है, शनि 7.5 में उसकी दस्तक आपको दे ही रहा है। यह परिवर्तन शुभ होगा या अशुभ, यह आपकी स्वयं की कुंडली पर बहुत अधिक निर्भर करेगा गोचर के साथ, क्योंकि गोचर करोड़ों लोगों को एक तरह का ही परिणाम देता है। इसलिए आप अपनी कुंडली का विचार जरूर कीजिए, और वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का जो वीडियो है 18 महीने के लिए, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। मुझे विश्वास है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरिओम।